Good morning, students. As discussed, we are going to study user defined function in this PPT. कल मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स में हम या कितने पार्ट्स में उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से उनको यूज़ किया जाता है. नाउ टुडेज टॉपिक इज यूज़र डिफाइंड फंक्शन. क्या होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन? User defined functions are those functions that are created by user. User means here the user means the programmer, right? जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अगर हम अपना कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, दैट फंक्शन इज नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसे कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं. क्यों ज़रूरत होती है फंक्शन की, ये भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं. whenever you want a certain type of code to be called more than once और multiple times, हम बार बार उस कोड को लिखने की बजाय क्या करते हैं, उसका एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और जहाँ पर भी नीड होती है हम उस फंक्शन को क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं. तो हमें सेम स्टेटमेंट्स ऑफ कोड को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है. विद द हेल्प ऑफ फंक्शन वो कोड ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है. ठीक है, तो लेट्स स्टडी अबाउट दिस. यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस, दीज आर द फंक्शंस विच आर मेड बाय यूजर. अभी मैंने डिस्कस किया. फंक्शन इज अ काइंड ऑफ कलेक्शन स्टेटमेंट्स. इन अ फंक्शन आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, और ये सारे स्टेटमेंट्स मिल करके एक कॉमन टास्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. राइट, जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगे और एक पर्टिकुलर फंक्शन या एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हो जाएगा. A function can be used in any part of our program by calling them. एक फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी किसी भी प्लेस पर कॉल कर सकते हैं और वो वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है. दैट मीन्स हम उस एक फंक्शन को अपने प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम डिफरेंट प्लेसेस पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं. डेफ कीवर्ड इज यूज टू मेक यूजर डिफाइंड फंक्शन. व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग अ फंक्शन, आप खुद से फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, आपको यूज़ करना पड़ता है डेफ कीवर्ड. ये कीवर्ड यूज़ होता है जब भी आप अपनी तरफ से कोई फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं. दिस डिफाइंस दैट नाउ यू आर क्रिएटिंग अ फंक्शन. जो भी डेफिनेशन आप लिखने जा रहे हैं वो एक फंक्शन की डेफिनेशन है. ठीक है, देखते हैं फंक्शन का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे आप फंक्शन डिफाइन करते हैं. ये है सिंटैक्स फंक्शन को डिफाइन करने का. आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डेफ, उसके बाद आप लिखेंगे फंक्शन नेम. आप ध्यान रखिए क्लास, फंक्शन नेम इज एन आइडेंटिफायर जो क्या करेगा, उस फंक्शन को आइडेंटिफाई करेगा. तो अगर फंक्शन नेम आइडेंटिफायर है तो आपको पता है आइडेंटिफायर के नेम आप खुद से देते हैं. राइट, आइडेंटिफायर का नेम आप खुद डिफाइन कर सकते हैं कि वो आइडेंटिफायर क्या रखना चाहते हैं, आप किस तरह का फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं. बट रूल्स वही रहेंगे जो आपने अभी तक आइडेंटिफायर्स के लिए पढ़े हैं. जब भी आप फंक्शन का नाम लिखेंगे ध्यान रखेंगे कि फंक्शन का नाम किसी कीवर्ड से मैच नहीं करना चाहिए, फंक्शन के नेम के बीच में स्पेसेस नहीं होने चाहिए, अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल वर्ड स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं होना चाहिए, और फर्स्ट लेटर हमेशा कैरेक्टर या अंडरस्कोर होना चाहिए, कभी भी डिजिट नहीं होना चाहिए. तो फंक्शन नेम चूज़ करते वक्त या सिलेक्ट करते वक्त, डिफाइन करते वक्त ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये चारों रूल्स आपको फॉलो करने हैं. देन ब्रैकेट में आती है लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स. List of parameters that means the values on which the function needs to get performed. ठीक है, जिन वैल्यूज पे आपको फंक्शन परफॉर्म करना होता है उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पैरामीटर्स, उन्हें हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, जिन वैल्यूज पे वो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है. जैसे सपोज हमें एक लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम क्या लिखते हैं, लेंथ, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, एल. तो एल क्या हो गया, एल हो गया पैरामीटर. राइट, एल हो गया पैरामीटर जिस पे क्या होगा, अब वो लिस्ट पे क्या होगा, आपका लेंथ फंक्शन परफॉर्म होगा. तो सिमिलरली आप जिन वैल्यूज़ पे अपने फंक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं वो होंगी पैरामीटर्स. अ फंक्शन कैन हैव और कैन नॉट हैव द पैरामीटर. ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन में पैरामीटर्स हों, ऐसा भी हो सकता है कि किसी फंक्शन में पैरामीटर्स ना हो. तो ये ब्रैकेट्स ब्लैंक भी रह सकते हैं, इनमें कोई वैल्यू हो भी सकती है. इन वैल्यूज़ को कैसे ऑपरेट करना है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. This particular statement def function name and list of parameter up to the colon, इस
फर्स्ट स्टेटमेंट को हम बोलते हैं फंक्शन हेडर, ठीक है। फंक्शन हेडर कंटेन्स द डेफ कीवर्ड यूजिंग विच द फंक्शन इज नीड्स टू बी डिफाइंड, देन द फंक्शन नेम एंड लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। ये तीनों चीज़ें कहाँ पर डिफाइन होती हैं? फंक्शन हेडर पे, जो ये डिफाइन करता है कि फंक्शन में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वो किस तरह का फंक्शन है, ठीक है। आफ्टर प्लेसिंग द कोलन आपको अगेन फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट लिखने हैं, और मैंने आपको कई बार बताया है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर किसी बॉडी को बिलोंग करता है, वो उसके अंदर का स्टेटमेंट है, उसका पार्ट है, तो वो हमेशा किसके थ्रू लिखा जाता है? इंडेंट के थ्रू लिखा जाता है। तो आपको स्पेसेस के बाद अपने स्टेटमेंट्स को डिफाइन करना पड़ेगा, चाहे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सब एक इक्वल नंबर ऑफ स्पेसेस के बाद लिखे जाएंगे, ठीक है। फिर आता है डॉक स्ट्रिंग। व्हाट इज द डॉक स्ट्रिंग? डॉक स्ट्रिंग दैट मीन्स द मैसेज, राइट। मैसेज को आप कमेंट की तरह से देख सकते हैं। आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन की डेफिनेशन या फंक्शन का पर्पस। डॉक स्ट्रिंग में आप देख रहे हैं ट्रिपल कोट्स में लिखा हुआ है डॉक स्ट्रिंग। ट्रिपल कोट्स में हम मल्टी लाइन कमेंट्स को डिक्लेयर करते हैं, आपको याद होगा। तो मल्टी लाइन कमेंट्स यानी कि फंक्शन का आप पर्पस डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शन किस तरह का है, वो क्या उसका पर्पस क्या है, वो किस तरह की फंक्शनैलिटी को, किस तरह के टास्क को परफॉर्म करेगा, राइट। क्या क्या वेरिएबल्स यूज हुए, ऑल दीज डिटेल्स दैट कैन बी डिफाइंड विद इन द डॉक स्ट्रिंग। अगेन दिस इज एन ऑप्शनल पार्ट। आप चाहें तो फंक्शन की पर्पस को डिफाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, बट वाइल डूइंग द लेंदी प्रोग्रामिंग, जब भी आप लेंदी प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, इफ़ यू थिंक अबाउट अ प्रोग्रामर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको लगेगा कि हर फंक्शन की डॉक स्ट्रिंग डिफाइन करना ज़रूरी होता है, बिकॉज देयर आर नॉट अ सिंगल प्रोग्रामर बट मल्टीपल पर्सन्स वर्किंग ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट। तो अगर आप डॉक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं तो हर इंडिविजुअल को पता होता है कि उस फंक्शन का क्या टास्क है, राइट। तो प्रोग्राम की एरर्स को रेक्टिफाई करना, आइडेंटिफाई करना क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। देन कम्स द स्टेटमेंट्स। जो भी टास्क आपको परफॉर्म करना है उसके लिए क्या क्या स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो सारे के सारे चीज़ें आप स्टेटमेंट में डिफाइन करते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, यूजर डिफाइंड फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न। आर्ग्यूमेंट अभी मैंने आपको बताया, आर्ग्यूमेंट आर सेम एज पैरामीटर्स, यानी कि जो वैल्यूज हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं फंक्शन के अंदर या इस पार्ट में, ये जो दो पैरेंथेसिस लगे हुए हैं इस पार्ट में जो भी आप लिखते हैं वो क्या हो जाता है आपका? उसे बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स, राइट। फंक्शन डिफाइन किया हमने, एक फंक्शन बनाया है डेफ, फंक्शन का नाम रख दिया है ऐड। ऐड अगेन इज एन आइडेंटिफायर, हमने फंक्शन का नाम रखा है डेफ। क्योंकि हमने फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, यानी कि फंक्शन में कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको जो भी वैल्यू है यहीं पर रीड करनी पड़ेगी। तो आपने दो वैल्यूज यूजर से इनपुट कराई है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड एंटर द वैल्यू ऑफ बी। अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई ए और बी, आपने इन दोनों को सम कर दिया और प्रिंट करा दिया। द सम ऑफ ए एंड बी इज सी, ठीक है। अब आपने ऐड लिखा, जहाँ देखिए जब ये जो ऐड लिखा है आपने, ये मेन फंक्शन का पार्ट, डेफ के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखे थे वो डेफ का पार्ट थे। जहाँ पर डेफ खत्म हो गया उसके बाद आपका क्या आ गया? मेन फंक्शन। तो ये जो ऐड लिखा हुआ है आपने, ये ऐड क्या करेगा? मेन पार्ट से फंक्शन को कॉल करेगा। जहाँ पर भी आप फंक्शन का नाम लिख के पैरेंथेसिस लगा देंगे, इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कहीं पर भी आप लिख देंगे, आपने फंक्शन का नाम लिखा, पैरेंथेसिस लगा दिए, तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा? उस फंक्शन को कॉल कर लेगा। अब जैसे ही वो फंक्शन कॉल होगा, आपका कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफर होकर के कहाँ चला जाएगा? अप से, ठीक है, जहाँ पर वो फंक्शन डिफाइंड है। चाहे वो पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी डिफाइंड हो, आपका कंट्रोल यानी कि आपका पॉइंटर सीधे करंट पोजीशन से फंक्शन डेफिनेशन तक क्या कर जाता है? मूव कर जाता है। नाउ अब हम फंक्शन डेफिनेशन पर आ गए हैं, तो हम वन बाय वन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? एंटर वैल्यू ऑफ ए। तो देखिए सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ है? एंटर वैल्यू ऑफ ए, 12 प्रिंट हुआ है। फिर स्टेटमेंट था एंटर वैल्यू ऑफ बी, तो प्रिंट हुआ है एंटर वैल्यू ऑफ बी। आपने नंबर दे दिया 23, दो नंबर्स हो गए 12 एंड 23। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, 12 और 23 प्लस हुए, वैल्यू किस में आ गई? सी में। द नेक्स्ट स्टेटमेंट यू हैव रिटन इज द सम इज कॉमा 3, तो सम एज इट इज प्रिंट हुआ क्योंकि डबल कोट्स में था, और उसके बाद सी की क्या प्रिंट हो गई? वैल्यू।
दैट इज 35। क्लियर? तो यहाँ पर फंक्शन ने खुद अपने फंक्शन के अंदर ही वैल्यूज रीड भी हुई हैं, ऑपरेशन भी परफॉर्म हुआ है और वैल्यू डिस्प्ले भी हो गई है। ठीक है, फंक्शन के बाहर कोई भी फंक्शनिंग नहीं हो रही है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। These kind of functions doesn't have any argument and doesn't have any return statement। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन से वापस मेन फंक्शन में कोई भी वैल्यू नहीं आई है। आगे आप देखेंगे कि मेन फंक्शन में वैल्यूज कैसे आती हैं। नेक्स्ट देखिए, यूजर डिफाइंड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न। नाउ जब हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हमें फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, तो क्लास ध्यान रखिए, आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमें लेन फंक्शन को कॉल करना है, तो लेन फंक्शन को कॉल करने के लिए हमारे पास कोई स्ट्रिंग होनी चाहिए, कोई लिस्ट होनी चाहिए, कोई टपल होनी चाहिए, तो वो हमें उनकी लेंथ बता देता है, राइट। तो आप अगर इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए कि हम फंक्शन जो लिस्ट है, स्ट्रिंग है या टपल है, उसको अपने प्रोग्राम में क्रिएट कर रहे होते हैं, राइट। वो वहाँ पर क्रिएटेड नहीं है जहाँ पर लेन फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि लेन फंक्शन तो हमने डिफाइन किया नहीं, हम तो सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हैं। लिस्ट हमने क्रिएट की है या स्ट्रिंग हमने क्रिएट की है, ऐसी चीज़ों को हम क्रिएट कर रहे हैं और फिर हम उस चीज़ को फंक्शन में क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। हम लेन के अंदर क्या लिख रहे थे, एस एल, और उसके बाद उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें डिस्प्ले हो रहे थे। ठीक है, तो अगर आपको फंक्शन में कोई वैल्यू पास करनी है तो वो वैल्यू आपको कहीं और क्या करनी पड़ती है, रीड करनी पड़ती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जब भी आपको आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं आपको फंक्शन की वैल्यूज को कहीं और रीड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। डेफ का फंक्शन को डिफाइन किया है, डेफ ऐड किया, फंक्शन का नाम है ऐड, दो वैल्यूज हैं ए और बी। अब जब आपने पैरेंथेसिस में ए और बी लिख दिया, यानी कि ये वैल्यूज कहीं और डिफाइन होंगी, हमें इन वैल्यूज को रीड नहीं करना है फंक्शन के अंदर। कोलन के बाद आप स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ये दोनों स्टेटमेंट्स फंक्शन का पार्ट नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए और बी पैरेंथेसिस में लिखे हुए हैं, यानी कि ये वैल्यूज कहीं और से आएंगी। क्लियर? तो आपके पास ए और बी की वैल्यू थी ऑलरेडी, क्योंकि फंक्शन में पैरेंथेसिस में ये डिफाइन थी। तो आप सिंपली क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखेंगे। जब सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखेंगे और प्रिंट कराएंगे द सम इज इक्वल टू सी, तो देख यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी प्रिंट हो जाएगा। अब ये तो हो गई फंक्शन की डेफिनेशन। अब हमको कॉल करना है फंक्शन को, लेकिन अगर हमको फंक्शन को कॉल करना है तो फंक्शन को कॉल करने से पहले हमें दो वैल्यूज रीड करनी पड़ेंगी, क्योंकि फंक्शन दो वैल्यूज ले करके ही कॉल हो सकता है। अगर फंक्शन में दो वैल्यूज ए और बी पास हुई हैं तो इन दोनों वैल्यूज को हमें इनपुट कराना पड़ेगा और इन दोनों वैल्यूज को डिफाइन करना पड़ेगा अपने फंक्शन के साथ, राइट। तो मेन फंक्शन में हमें ये दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखने पड़ेंगे कि इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू एक्स में आई। अगेन लिखा इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो बी की वैल्यू वाई में आई। ऐड फंक्शन को हमने कॉल किया है, ब्रैकेट में पास किया है एक्स और वाई। अब देखिए क्लास, यहाँ पर हमने एक्स वाई लिखा है, यहाँ पर हमने ए बी लिखा है, इससे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जिस ऑर्डर में वैल्यू लिखी होती हैं वो उसी ऑर्डर में कॉपी हो जाती हैं। तो x की वैल्यू a में चली जाएगी और y की वैल्यू b में चली जाएगी। तो यहाँ से ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इन दोनों की वैल्यू x और y में स्टोर हो रही हैं। जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ऐड में एक्स वाई पास हो रहा है, तो ये एक्स वाई कॉपी हो रहा है a और b में। ठीक है, फिर इन दोनों की वैल्यूज का सम हो रहा है, आंसर आ रहा है c में, और c क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। देखिए आपका प्रोग्राम हमेशा मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ ए, इनपुट किया 12, वैल्यू ऑफ बी इनपुट किया 23। जैसे ही आपने 12 और 23 इनपुट किया, थर्ड स्टेटमेंट था ऐड एक्स वाई, 12 और 23 ऐड फंक्शन में पास हो गया, तो ए की वैल्यू हो गई 12, बी की वैल्यू हो गई 23। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इन दोनों की वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया और प्रिंट करा दिया सम। ठीक है, so this is how a function can have the arguments and without the return। यहाँ पर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, मेन फंक्शन में कुछ वापस नहीं आया था, बल्कि आंसर यहीं पर आपका क्या हो गया था, प्रिंट हो गया था। ठीक है, नाउ
इफ़ वी आर यूजिंग द रिटर्न वैल्यू, जो आपने अभी तक अपने फंक्शंस में देखा है, हम क्या करते हैं, हम फंक्शन को कॉल करते हैं और रिजल्ट हमारे प्रोग्राम में आता है, कहीं और नहीं जाता है, कहीं और प्रिंट नहीं होता है। आपने देखा है, आप लेन फंक्शन को कॉल करते हो तो लेन के पहले आपको एक वेरिएबल यूज़ करना पड़ता है। आप लिखते हैं एल इज इक्वल टू लेन और ब्रैकेट में पास करते हैं एस, तो एल की वैल्यू क्या हो जाती है, जो भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्ट्रिंग में होते हैं उतने कैरेक्टर्स एल की वैल्यू हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर देखिए सिमिलरली हमने एक रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ किया है। प्रोग्राम अभी भी वही है, एंटर वैल्यू ऑफ बी, एंटर वैल्यू ऑफ ए, एंटर वैल्यू ऑफ बी, दो वैल्यूज़ को हमने रीड किया, एक फंक्शन कॉल किया ऐड एक्स और वाई को उसमें पास किया। अब देखिए क्लास, जब हम फंक्शन की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं तो फंक्शन ने दो वैल्यूज डिफाइन की हैं, ए कॉमा बी, ये दोनों वैल्यूज फंक्शन एक्सेस कर रहा है फ्रॉम द मेन फंक्शन, फंक्शन उनको ऐड कर रहा है और रिटर्न करा रहा है। अब जब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक, फंक्शन से ही वैल्यू रिटर्न कहाँ हो रही है, मेन फंक्शन में, तो जब भी रिटर्न होगी वैल्यू इट शुड बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। आप यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न आ रही है, अभी यहाँ पर हम सी जो प्रिंट करा रहे थे, अब हम उसको प्रिंट नहीं करा रहे हैं बल्कि मेन फंक्शन में रिटर्न करा रहे हैं। तो अब ये वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, स्टोर करानी पड़ेगी किसी दूसरे वेरिएबल में, ठीक। तो हम फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो उससे पहले एक वेरिएबल नेम लिखेंगे। अगर फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहा होता तो हम मल्टीपल वेरिएबल के नेम लिखते, ठीक है। तो z इज इक्वल टू एड एक्स वाई, तो c की वैल्यू कहाँ पर आएगी, z में आएगी, और फिर हम z को क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। तो दिस इज हाउ अ फंक्शन कैन हैव आर्ग्यूमेंट्स अलोंग विद द रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रिएट करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन को, जिसकी तीन डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, कई बार बिना आर्ग्यूमेंट्स और बिना रिटर्न वैल्यू के, कई बार आर्ग्यूमेंट्स पर बिना रिटर्न वैल्यू के, और कई बार आर्ग्यूमेंट और रिटर्न वैल्यू दोनों की तरह से, ठीक। तो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था जिसको हमने यूज़ किया है, जिसकी हेल्प से हमने आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ लेट अस टेक सम कॉमन एग्जाम्पल जो कि आप यूज़ करते हैं या फिर जो आपके लिए बहुत रिक्वायरमेंट है। आपको लग रहा होगा कि ऐड जैसे फंक्शन के लिए, ऐड जैसे ऑपरेशन के लिए हम फंक्शन क्यों बनाएंगे, दो स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं, बट देयर आर सर्टेन फंक्शंस या सर्टेन ऑपरेशंस जिनके लिए आपको मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है, ठीक। अगर आप 1000 लाइन्स का कोड लिख रहे हैं, सपोज आप एक लेंदी प्रोग्राम बना रहे हैं और वहाँ पर 20 बार आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, तो क्या आप 20 बार सेम कोड को रिपीट करेंगे? आपको लगेगा कि हम 20 बार सेम कोड को रिपीट करें, इससे अच्छा है कि हम एक फंक्शन बना लें और हमेशा उसको कॉल करते रहें, ठीक है। जहाँ जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है हम वहाँ पर सिर्फ सम लिख दें और सम फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए और वो वैल्यूज़ को रीड करके सम कराता रहे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बर्डन कम हो जाएगा, हमें बार बार वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट दीज फंक्शंस। हम आज कुछ प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर सपोज मुझे किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हम उसका फंक्शन कैसे बनाएंगे, ठीक है। फैक्टोरियल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल दैट मीन्स उस नंबर, किसी नंबर के फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करें उसके प्रीवियस नंबर से तब तक जब तक हम 1 तक नहीं पहुंच जाते। यानी कि अगर फैक्टोरियल 5 कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। दिस विल बी द आंसर ऑफ फैक्टोरियल 5। आप जब इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तब आपको जो आंसर मिलेगा वो फैक्टोरियल 5 का होगा। तो इफ़ यू आर यूजिंग फैक्टोरियल, आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए कोड लिखना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, तो आप कैसे लिखेंगे, लेट्स सी। देखिए क्लास, आई होप यू विल बी एबल टू सी दिस। हम एक नया प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक। मैं आपको बता देती हूँ फंक्शंस कैसे डिफाइन करनी है। देखिए हम सबसे पहले मुझे फैक्टोरियल के लिए फंक्शन बनाना है। अब आपको पता है कि फैक्टोरियल अगर कैलकुलेट करना होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक नंबर चाहिए होता है। हम बेसिकली विद आर्ग्यूमेंट्स वर्क करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि मोस्टली जो एग्ज़ाम्स में आते हैं फंक्शंस या इन जनरल जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं, हम हमेशा प्रोग्रामिंग आर्ग्यूमेंट्स बेसिस पे करते हैं, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस इनपुट कहीं और होता है और फंक्शन कहीं और होता है। तो आप हमेशा फंक्शन को कॉल करते हैं, उसमें वैल्यूज़ को पास करते हैं, तो हम आर्ग्यूमेंट बेसिस पे ही वर्क करेंगे। हम ये मान रहे हैं
कि फैक्टोरियल एक फंक्शन बनाना है हमें, हमने लिखा डेफ फैक्टोरियल का फंक्शन है, तो हम फैक्टोरियल के लिए फैक्ट नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर दे रहे हैं, ठीक। या आप पूरा फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। हमने फैक्टोरियल, अब हमने माना कि फैक्टोरियल एक नंबर है n जिस पे हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें n का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। ओके क्लास, नाउ अगर हमें n का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो ज़रा अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए। हम जब भी फैक्टोरियल कैलकुलेट करते थे हम क्या करते थे, हम लूप चलाते थे, राइट। जिस नंबर से हमें स्टार्ट करना है, यानी कि अगर n है या 5 है तो हमें 5 से स्टार्ट करना है और जाना कहाँ तक है, 1 तक जाना है। और हर बार जो भी करंट वैल्यू आई उसको -1 से मल्टीप्लाई, उसकी -1 वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाना है। यानी कि फर्स्ट टाइम हमें मिला अगर 5 तो हमने 5 को स्टोर किया, नेक्स्ट टाइम हमें मिला 4 तो पिछली वैल्यू थी 5 और अभी मिला है 4, पिछली वैल्यू को नई वैल्यू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 5 × 4, आंसर क्या हो जाएगा 20। अब नेक्स्ट हमें मिलेगा 3, तो पिछला आंसर हुआ था 20, नया आंसर मिला है 3, तो 20 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, ठीक है। एंड सो ऑन, इसी तरह से हम क्या करेंगे, प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो हमें पिछली वैल्यू में नई वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। मैंने ले लिया है f, इनिशियल वैल्यू उसकी 1 दे दी है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब भी हम पिछली वैल्यू पे नई वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं हम इनिशियल वैल्यू को 0 एज्यूम करते हैं, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं हम इनिशियल वैल्यू को 1 एज्यूम करते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नॉर्मल नंबर आता है, 0 का एडिशन हमेशा सेम नंबर आता है, तो आपकी कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू हमने f की ले ली है 1। नाउ अब अगर ध्यान रखिए आप, तो आपको क्या करना है, आपको जो नंबर जिसका आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है आपको उससे स्टार्ट करके लूप चलाना है और जाना कहाँ तक है, 1 तक। तो हम लूप चलाएंगे फॉर, ठीक है, i इन रेंज। स्टार्ट किससे करना है, हमें नंबर से। नंबर किस में है, n में, क्योंकि हमने यहाँ पर n पास किया है। अगर हम यहाँ पर n पास कर रहे हैं दैट मीन्स वो नंबर क्या है, n, जिसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे n से, जाना है हमें 1 तक, और हर बार वैल्यू में कितना डिक्रीमेंट होना है, 1 का। जब भी डिक्रीमेंट होगा आप वैल्यू डिफाइन करेंगे। इंक्रीमेंट के लिए बाय डिफ़ॉल्ट 1 के लिए वैल्यू डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। अगर इंक्रीमेंट भी मोर देन 1 का है तो आपको स्टेप डिफाइन करने होते हैं। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग फॉर लूप। तो आपको क्या करना है, आपको i की रेंज को n से स्टार्ट करना है, जिस भी नंबर का आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है आपको उससे स्टार्ट करना है, और उसके बाद आपको क्या कर देना है, आपको फंक्शन को कॉल कर देना है। n से स्टार्ट किया हमने, 1 तक जाएंगे हम, -1 करते जाएंगे हर बार, और हर बार जो n वैल्यू आ रही है उसको f में क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ना ये वैल्यू किस में होगी, i में, क्योंकि i की वैल्यू n से स्टार्ट होगी और 1 तक जाएगी। तो हम क्या करेंगे, f इज इक्वल टू लिखेंगे f इंटू आई, राइट। और उसके बाद जब पूरा लूप चल गया तो हम प्रिंट करा देंगे फैक्टोरियल ऑफ n इक्वल टू राइट। हमने क्या कर दिया, इसको प्रिंट करा दिया। क्लियर क्लास। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक अ फंक्शन। आपको सिंपली वही स्टेटमेंट लिखते हैं जो रिक्वायर्ड है, नंबर आपको रीड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि नंबर पैरेंथेसिस में पास है। तो आपकी बेसिक फंक्शनिंग क्या है कि आपने एक वेरिएबल लिया है जिसमें आप फाइनल फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, मैंने f एज्यूम किया, उसकी इनिशियल वैल्यू डिफाइन कर दी 1, लूप चला दिया, वैल्यू कैलकुलेट कर दी, उसको प्रिंट करा दिया। अब आप देखिए क्लास, जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, अभी मैं किसी भी वैल्यू को इनपुट नहीं करा रही हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू पास कर रही हूँ। देखिए हमने लिखा फैक्टोरियल 5, राइट। हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, ओके। फाइल को सेव कर लीजिए, fact सेव कर लिया हमने, ठीक। देखिए
आंसर आ गया फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 120, राइट। अब देखिए क्लास, मैं इसी में 4 बार फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 12, मैंने ये 4 स्टेटमेंट लिख दिए, ठीक। रन कराओ। फैक्टोरियल ऑफ 5, फैक्टोरियल ऑफ 9, फैक्टोरियल ऑफ 3, फैक्टोरियल ऑफ 12। अब आप देखिए, मैंने कोड एक ही बार लिखा था सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के लिए, लेकिन हम जैसे जैसे उस वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्या होता जा रहा है, जब हमने फैक्टोरियल 5 कॉल किया था तो n की वैल्यू 5 से रिप्लेस हो गई थी, कैलकुलेशन सारी हुई और प्रिंट हो गया। फैक्टोरियल ऑफ 9 कैलकुलेट करना था तो n की वैल्यू 9 से रिप्लेस हुई, कैलकुलेशन हुआ और आंसर आ गया। सो क्या हो रहा है, आपने एक बार कोड लिखा है और आपको उसको 4 बार अगर कॉल करना है, 4 डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, तो आप उसको 4 बार कॉल कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर यही चीज़ आपको बिना फंक्शन के करनी होती और आपको 4 नंबर्स का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होता, तो क्या करते हैं आप हर बार एक वेरिएबल डिफाइन करते n इज इक्वल टू 5, सेम स्टेटमेंट्स को बार बार लिखते और उसके बाद आप फैक्टोरियल कैलकुलेट कर पाते, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिक फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। आज एक छोटा सा एग्जांपल हमने डिस्कस किया है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगी, आप ट्राई करिएगा उन क्वेश्चंस को फंक्शंस की हेल्प से सॉल्व करने को। अगर कोई भी डाउट होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स पर वर्क कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी, हम एक और एग्जाम्पल पे वर्क कर लेते हैं जो कि स्ट्रिंग पे वर्क करेगा, ठीक है। हम लिखते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग पास करें, आपको यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, आप बस वहाँ पर नाम लिख दीजिए किसी भी एक वेरिएबल का और उसके बाद आप फंक्शन परफॉर्म करिए। जैसी वैल्यू आएगी आपका जो फंक्शन है वो उसी अकॉर्डिंग परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। हमने लिखा लोअर एस। अब देखिए क्लास, हम क्या कर रहे हैं, हम इस फंक्शन में हम स्ट्रिंग को लोअर केस में प्रिंट कराएंगे, ठीक है। चाहे जो भी स्ट्रिंग हम पास कर दें वो हमेशा लोअर केस में प्रिंट होगी। लेट्स सी वर्क कैसे करेगा ये फंक्शन। हमने लिखा है डेफ लोअर एस। अब एस में क्या आई है, स्ट्रिंग आई है जिसको हमें लोअर केस में प्रिंट कराना है, ठीक। हमने लिखा l इज इक्वल टू लेन ऑफ s, ठीक। हमने लेंथ कैलकुलेट कर ली s की, जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। हम लूप चला देंगे फॉर I in range नहीं, हम बिना लेंथ के भी तो ये फंक्शन कर सकते हैं, हम बिना लेंथ के कर रहे हैं, ठीक है। हम लिखते हैं फॉर I in S, ठीक, प्रिंट I डॉट लो। आपको पता है लोअर फंक्शन क्या करता है, लोअर फंक्शन आपका क्या करता है, आपका किसी भी कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करता है, ठीक। हमने क्या किया है, हमने लोअर फंक्शन एक क्रिएट कर लिया है, जब तक कि उसमें एक स्ट्रिंग पास कर दी है। इस स्ट्रिंग में जब तक कि हमें आई की वैल्यू मिल रही है तब तक हम क्या कर रहे हैं, आई को लोअर केस में प्रिंट करा रहे हैं। नाउ लेट्स सी ये फंक्शन वर्क कैसे करेगा। हमने फंक्शन कॉल किया लोअर, हमने लिखा let's save this program। ये देखिए,
अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सारे कैरेक्टर्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट हैपेंस, जब भी हम आई को प्रिंट कराते हैं, राइट, यानी कि हम वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, हर एक कैरेक्टर जो है वो न्यू लाइन में प्रिंट होता है। और अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एंड इक्वल टू स्पेस। याद है आपको? ये करेक्शन कर लीजिए, आपका आंसर प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, हरी राम आरती। नाउ द वैल्यूज आर नॉट चेंज इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर फंक्शन। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लूप के बाद न्यू लाइन प्रिंट करा सकते हैं, यानी कि एक स्ट्रिंग जब ओवर हो गई तब हम क्या कर सकते हैं, हम न्यू लाइन को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए प्रिंट हो गया है हरी रामा एंड आरती, और सारे लेटर्स क्या हैं, स्मॉल लेटर्स में है, जबकि हमारा यहाँ पर जो इनपुट गया था वो अलग अलग फॉर्मेट में गया था। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ फंक्शंस। आज कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी, आप उन्हें ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा। फॉर एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। फंक्शंस के थ्रू आपके प्रोग्राम में, आपके पेपर में अप्रॉक्सीमेटली 7 और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें आपको सिंपली फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कराना होता है, फंक्शंस के थ्रू प्रोग्राम्स को सॉल्व करना होता है। तो ट्राई टू सॉल्व दीज थिंग्स, try to execute it and try your best. Thank you class.